हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कल्पना मैं बोल रही हूँ। आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे लेसन का नाम है स्थिर विद्युत। ठीक है, लेसन का नाम है हमारा स्थिर विद्युत। ये लेसन बच्चों हमारा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है। इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश की प्रकृति, घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित किया जाना और आवेशों के प्रकार, है ना। और आवेशित वस्तुओं के बीच किस प्रकार प्रतिकर्षण होता है और किस प्रकार आकर्षण होता है। अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तुओं की ओर आकर्षण। तो ये सब चीजें हम इस लेसन में कवर करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम अपने बालों पर कंघी करते हैं और हमारे बालों में ऑयल नहीं लगा होता है और उस कंघी को फिर हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास अगर ऐसे लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो कंघी जो है हमारी उन कागज के टुकड़ों से आकर्षित होगी, मतलब वो कागज के टुकड़े उस कंघी पर ऐसे चिपक जाते हैं। ऐसा होता है ना। ऐसे ही अगर ये स्केल जो है, इस स्केल को हम अपने सूखे बालों पर इस तरीके से रगड़ें और फिर इस स्केल को उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े इसके पास आ जाते हैं। तो ये रगड़ने पर या घर्षण करने पर कंघी में या स्केल में कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिससे ये कंघी या फिर ये स्केल आवेशित हो जाता है कुछ समय के लिए। तो बच्चों, ये आवेश क्या है, ये आवेशित क्यों हो जाता है, यही चीज हम इस लेसन में पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत, है ना। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन, या घिसने से या घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन कैसे होता है। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हमने वो कंघी रगड़ी और उसको कागज के टुकड़ों के पास लाए तो उस कंघी में जो है कुछ समय के लिए आवेश उत्पन्न हो गया, ये आवेश ही हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश किसी वस्तु पर स्थिर रहता है या गति नहीं करता, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब कि जो आवेश वहीं फिक्स रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं रहेगा जाएगा या गति नहीं करेगा, उसको हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, है ना। इसी में अगर हम आगे जानकारी प्राप्त करें, इंग्लैंड के एक चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट्स। इंग्लैंड के चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट्स। गिलबर्ट्स ने पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं में घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कि कुछ वस्तुओं को अगर जैसे हमने कंघी को रगड़ा, स्केल को रगड़ा सूखे बालों पर, तो कुछ वस्तुओं में जो है घर्षण करने से उनमें आवेश की मात्रा आ जाती है या वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है ना। किस प्रकार आता है, देखिए, आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण। अब आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण कैसे होता है कि जो सेम आवेश होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो अलग अलग आवेश होते हैं उनके बीच में क्या होता है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। बच्चों, एक हमने कांच की छड़ ली, ठीक है ना। एक कांच की छड़ को हम एक रेशम के कपड़े पर इस तरीके से रगड़ेंगे और एक कांच की छड़ हमने दूसरी ओर ली, उसको भी हम रेशम के कपड़े पर इस तरीके से रब करेंगे। फिर क्या करते हैं, हम पहले वाली कांच की छड़ को जो है एक स्टैंड पर ऐसे रेशम के धागे से लटका देंगे और ये दूसरी कांच की छड़ जो है वो भी लाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे। एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये एक दूसरे को ये दूर करती हैं, एक दूसरे को दूर करती हैं। तो एक दूसरे को दूर क्यों करती हैं, क्योंकि इन दोनों छड़ों में समान आवेश होता है। क्योंकि इन दोनों छड़ों में समान आवेश होता है। तो इस प्रयोग से हमें क्या पता चला कि सेम आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा प्रयोग करें, एक कांच की छड़ लेंगे, उसको हमने रेशम के कपड़े पर रब किया और दूसरी छड़ एक हम एबोनाइट लेंगे, है ना। एबोनाइट को हमने एक फलालेन के कपड़े पर रब किया, ठीक है। इन दोनों पर अलग अलग प्रकार के आवेश आ गए। अब क्या करते हैं, कांच की छड़ को हमने एक स्टैंड पर रेशम के धागे द्वारा टांग दिया ऐसे, और जो हम एक हमारी एबोनाइट की छड़ थी उसको हम, जिसे हमने फलालेन के कपड़े से रब करके आवेशित किया था, इसको हम इस कांच के
लाते हैं। क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे से चिपकेंगी, है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों छड़ों में विपरीत आवेश है। एक छड़ को हमने रेशम के कपड़े से आवेशित किया था और एक छड़ और दूसरी छड़ को हमने एबोनाइट की जो छड़ थी उसको हमने फ्लानाइट के कपड़े से आवेशित किया था। तो इस प्रकार दोनों छड़ों पर अलग अलग प्रकार के आवेश थे, एक पर पॉजिटिव था और एक पर निगेटिव था। और जब हम इन दोनों को पास लाए तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये एक दूसरे पर चिपकती हैं। तो हमें इस प्रयोग से क्या पता चला कि जब एक से आवेश होते हैं, जब दोनों छड़ों में समान आवेश होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करती हैं, और जब दोनों छड़ों में विपरीत आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, जैसे आकर्षित करेंगी, है ना, क्योंकि दोनों छड़ों में विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। मतलब कि अगर उनमें अलग अलग चार्जेस है, एक पर प्लस है और एक पर माइनस है तो वो आकर्षित करेंगी, और अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार हमने ये समझ लिया। तो हमें पता चलता है कि घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं। ये हमें पता चल गया कि इसका मतलब घर्षण एक ऐसा गुण है, घर्षण के कारण वस्तुएं जो है आवेशित हो जाती हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। और वस्तुओं पर सदैव एक सा ही आवेश नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि या तो पॉजिटिव होगा और या निगेटिव होगा। ये हमने समझ लिया कि अगर सेम होगा, जैसे कि बताया है, क्योंकि दोनों छड़ों में समान होगा, सेम होगा तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर अलग अलग होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आवेशों का प्रकार। बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इसको कहते हैं प्लस का निशान है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये हमारा हो गया निगेटिव, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेम चार्ज हो गए। सेम चार्ज एक दूसरे को, मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के द्वारा हमने समझा है, सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये भी सेम ही हुए, भले ही निगेटिव हुए, ये भी सेम है चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जैसा कि हमने प्रयोग के द्वारा समझा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो बच्चों ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अनावेशित वस्तुओं का आवेशित वस्तुओं की ओर आकर्षण। अनावेशित वस्तुओं का आवेशित वस्तुओं की ओर आकर्षण, इसमें क्या होता है, अगर हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझें, हमने एक गुब्बारा लिया, उसको फुलाया, ठीक है, उसको फुलाकर उसके मुंह पर हमने एक धागा बांध दिया, और एक और गुब्बारा लिया, उसको भी फुलाया, उसके मुंह पर भी हमने धागा बांध दिया। फिर दोनों बैलून्स को हम पास लाए, तो क्या होगा, ना तो उसमें आकर्षण होगा और ना ही प्रतिकर्षण होगा, वो एक नॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे। लेकिन अगर हम उनमें से एक गुब्बारे को हम क्या करते हैं, किसी रेशम के कपड़े से घर्षण कर देते हैं या रगड़ते हैं, हल्का सा उसमें आवेश उत्पन्न कर देते हैं, और फिर उस गुब्बारे को उस दूसरे गुब्बारे के पास लाते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार एक आवेशित वस्तुओं से दूसरी अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसका मतलब एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है, जैसा कि हमने अभी एक प्रयोग द्वारा समझा, किंतु उसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। अब प्रतिकर्षण जो है वस्तुओं का आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है, ऐसा हमने प्रयोग के द्वारा समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। ऐसा कैसे होता है, ये देखिए,
हो जाएंगे, मतलब जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब करेंगे तो उन पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा, दोनों पर, एक पर अलग आवेश उत्पन्न होगा और दूसरे पर अलग आवेश उत्पन्न होगा, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अब बच्चों इसके बाद हमारा आता है टॉपिक सुचालक या विद्युत चालक और कुचालक या विद्युत रोधी। आपने बच्चों ये सोचा होगा कभी या आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं तो जो तवा होता है उस तवे का हैंडल जो है वो लकड़ी का क्यों होता है ना? वो किसी और चीज का भी तो हो सकता है, वो लकड़ी का क्यों होता है? तो हमारी वस्तुएं जो है दो प्रकार की होती हैं, सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या होते हैं? विद्युत चालक, जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो पदार्थ सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मतलब कि जिनमें से होकर करंट पास हो जाता है, या अगर हम एक अच्छी सीधी सी भाषा में समझे कि जिससे हमको करंट लग सकता है, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, इनसे जो है करंट पास हो जाएगा, तो ये क्या होंगे? सुचालक। इनको हम क्या कहेंगे? सुचालक या विद्युत चालक। इसके बाद हमारा आता है कुचालक। कुचालक या विद्युत रोधी, जिनमें से होकर करंट पास नहीं हो सकता, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? विद्युत रोधी। तो लकड़ी क्या होती है? वो कुचालक होती है। इसीलिए अब हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा, इसीलिए हमारा तवे का हैंडल जो है लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी जो है कुचालक होती है। उसको हम गैस पर या चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो लोहे का तवा तो गर्म होगा, लेकिन लकड़ी गर्म नहीं होगी, क्योंकि लकड़ी जो है कुचालक होती है और लोहा सुचालक होता है। इसलिए जो है तवे का हैंडल हमेशा लकड़ी का बनाया जाता है। तो इसके कुचालक के उदाहरण क्या क्या है? प्लास्टिक से भी हमको कभी करंट नहीं लगेगा, या प्लास्टिक में भी करंट पास नहीं होगा। रबड़, लकड़ी, ठीक है। तो हमने समझ लिया बच्चों की सुचालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। जिनमें से होकर करंट पास हो जाएगा उसको हम सुचालक कहेंगे, और जिनमें से करंट पास नहीं होगा उनको हम कुचालक कहेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण, ठीक है। स्थिर विद्युत प्रेरण में क्या होता है कि अगर हम किसी चालक के पास, अगर हम, ये हमारा एक चालक है, वस्तु है, अगर हम किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाएंगे, है ना, कोई आवेशित वस्तु लाएंगे और उस आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा उसके विपरीत उस चालक पर आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक चालक द्वारा आवेशित इस आवेशित वस्तु द्वारा जो चालक जो है आवेशित होता है, और अगर ये आवेशित वस्तु हम दूर ले जाएं तो इस चालक पर से आवेश हट जाएगा। तो इस प्रकार ये घटना जो क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत प्रेरण, है ना। जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। जैसे कि हम एक धन आवेशित वस्तु इस चालक के पास लाए तो ये भी आवेशित हो जाएगा, और ये आवेश जब तक ही कायम रहेगा या जब तक ही आवेशित रहेगा चालक, जब तक वो वस्तु उस चालक के पास रहेगी। जब वो वस्तु हम दूर ले जाएंगे तो उस चालक के ऊपर से भी आवेश खत्म हो जाएगा। जब तक वस्तु वहां रहती है, वस्तु को हटाते ही आवेश चालक पर से हट जाता है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया ही स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, तो उसमें हम यही बताएंगे कि अगर किसी चालक के पास एक आवेशित वस्तु लाते हैं तो वो चालक भी आवेशित हो जाएगा, और वो चालक तभी तक आवेशित रहेगा जब तक वो वस्तु उसके पास रहेगी। जब वस्तु हम दूर ले जाएंगे तो उस चालक पर से भी आवेश खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया स्थिर विद्युत प्रेरण। हमने आज विद्युत के बारे में बात कर ली और घर्षण के बारे में बात कर ली कि वस्तुएं जो है आवेशित
किस प्रकार होती हैं। आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर अलग अलग चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और इसी प्रकार हमने समझ लिया सुचालक, कुचालक और स्थिर विद्युत प्रेरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो इसके आगे हम पढ़ेंगे तड़ित एवं तड़ित चालक और विद्युत धारा किसे कहते हैं। तड़ित एवं तड़ित चालक मतलब कि जब वर्षा के दिनों में बारिश होती है तो बिजली कड़कती है ना, हम कहते हैं, हमने सुना होगा ना कि उसके ऊपर बिजली गिर गई, इसके ऊपर बिजली गिर गई, या उस पेड़ के ऊपर बिजली गिर गई और वो पेड़ जल गया, तो उसी को हम कहते हैं तड़ित। और इसी के बारे में हम तड़ित से बचने के लिए तड़ित चालक का भी प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बिल्डिंग्स में जो है ऊपर एक लोहे का त्रिशूल की तरह का एक सरिया सा ऐसा लगा होता है, आपने देखा होगा, तो वो होता है हमारा तड़ित चालक। तो तड़ित चालक के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।